नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और अभी तक भारत में जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उनको लेकर मुख्यमंत्री के पद पर राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में कौन पहुंचने वाला है उसकी भी हमें प्रतीक्षा है। पर अभी तक एक उत्साह सा बना हुआ है और बहुत सारे विश्लेषक इसमें लगे हुए हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो क्यों है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो क्यों है, और साथ ही चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि जब राज्य के चुनाव हों और प्रधानमंत्री 100 से अधिक रैलियों में स्वयं जाकर उपस्थित ही नहीं हो, बल्कि सबसे बड़ा चेहरा जो मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की तरफ खींचने के लिए दिखाई देता हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो। न केवल उनका चेहरा हो बल्कि वहाँ इस तरह के बैनर्स लगे हों जिन पर लिखा हो मोदी की गारंटी। ये मोदी की गारंटी क्या है और जो गारंटी कांग्रेस दे रही थी उसकी तुलना में ये इतनी मूल्यवान कैसे साबित हो गई, इसके बारे में चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और हमारे दूसरे साथी जूम पर ज्वाइन हमें कर रहे हैं आईबीए के सेक्रेटरी शरद अग्रवाल, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। तो आप दोनों के साथ अपने दर्शकों को लेते हुए जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व, लोकल से ग्लोबल होते हुए इस नेता की तरफ देखते हैं, तो जो स्थिति उनकी 2018 में थी उससे और अधिक सशक्त रूप में मोदी का प्रभाव भारत में जनमानस मान रहा है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, उनमें से कुछ की तरफ हम जाएंगे, पर मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जो परिणाम आए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मोदी की गारंटी के कारण परिणाम आए और मोदी की गारंटी के पीछे का कारण है राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रथम। और जैसा उनका एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, तो सबके साथ के दृष्टिकोण से वोट आए। क्योंकि चुनाव से पूर्व में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, अन्य जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसने जातिगत समीकरण लेकर के भारत को, ये आज की बात नहीं है, ये इन्होंने बंटवारे की जो फूट करो राज करो की जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी, उसको लेकर के, अंग्रेज़ों वाली नीति को लेके वो अभी तक चल रहे हैं। तो भारत की प्रबुद्ध जनता ने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया और राष्ट्रीयता के साथ में राष्ट्र प्रथम, सबके साथ, सबके विकास की जो नीति है और वो मोदी जी ने लेके रखी है। तो इसलिए सारा का सारा जो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी जो 2024 के लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसके परिणाम और आप देखिएगा उससे बेटर होंगे, जो पहले 2014 और 2019 के जो थे उससे भी बहुत बेहतर स्थिति में जी। तो हम उस तरफ आगे जाएंगे, फिर से हम विश्लेषण की तरफ चलते हैं शरद जी को लेकर। जैसे राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, और जब हम देखें कि जिस तरह की छवि भारतीय जनता पार्टी की है, और कुछ समय पूर्व से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मंदिर से निकले होते हैं तो उनके माथे पर, ललाट पर चंदन का तिलक लगा हुआ है या भस्मी लगी हुई है, और तो अपने हिंदू होने को उन्होंने कहीं छुपाया नहीं होता है। और फिर अभी राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी एक अलग प्रकार का उत्साह है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपने विदेशी अखबारों में अक्सर ये देखा है, बल्कि अभी भी आप खबरें पढ़ते हैं शरद जी, तो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो हिंदू नेशनलिज्म है जिसका संकेत शास्त्री जी ने भी किया, वो विधानसभा के चुनाव में भी उसका कुछ असर रहा है शरद जी? देखिए, सबसे पहले तो व्यास जी आपको और महाराज जी आपको जय सिया राम। और भारत की, मैं ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत नहीं, मैं ये भारत की जीत मानूंगा। जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं,
मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता, क्योंकि जिस कुल में जिस वर्ण में आप पैदा हुए हैं, यदि उसके बारे में आप अच्छी बात कर रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। और हिंदुत्व या सनातन आज का धर्म नहीं है, सदियों से पुरातन से चला आ रहा है। अगर उसको किसी ने जगाने का काम किया तो वो मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और एक व्यक्ति कई वर्षों की तपस्या के बाद में भारत में ऐसा आया है जो हिंदुत्व को जगाने का प्रयास कर रहा है, तो वो त्रिपुंड लगाएं या मस्तक पे अपने भस्मी लगाएं या किसी मंदिर में जाएं, मेरी समझ में उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। नहीं, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो छवि है उसका भी क्या कुछ सकारात्मक असर हुआ है या उसका कुछ लाभ? निश्चित रूप से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। जी। तो और इसका इफेक्ट 2024 में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब भारतीय जनता जाग रही है। मोदी जी ने कभी किसी जाति विशेष के लिए अपमान नहीं किया, कोई गलत शब्द नहीं बोले, जैसे कुछ और पार्टियां या कुछ और विपक्षी नेता बोलते हैं। वो सबको साथ लेकर के चलने वाले आदमी हैं। लेकिन जैसे योगी जी ने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपना गणवेश पहनता हूं, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? तो हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदू इस चीज को लेकर के जाग रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? तो ये जागने वाली बात को लेकर हम जो जागरूकता मतदाताओं में है, कौन विश्वसनीय है, यानी मोदी की गारंटी जो है वो अगर कहीं कहीं फ्रीबीज का एक दौर चुनाव के संदर्भ में विशेष रूप से देखा जाता है, तो हर एक दल कुछ न कुछ ऐसी बातें लुभाने के लिए मतदाताओं को प्रस्तावित कर रहा होता है कि वो जीत गए तो ये करेंगे वो करेंगे। उसके पूरे विवरण में नहीं जाते हुए ये हमें मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करे, बल्कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी योजनाएं उनकी हैं। हालांकि वो जैसे आपने पहले कहा कोई जाति विशेष के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सबका साथ सबका विश्वास है, लेकिन ये लाभार्थियों का जो एक संख्या है वो कई रूप में उनकी जनधन योजना से लेकर के बाद में महिलाओं के लिए भी जो कार्यक्रम चलाए गए वो सब में चल रहा है। जी। तो अब ये बात है कि इस तरह के प्रस्ताव अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने भी किए थे, तो कांग्रेस की जो गारंटी है उसकी अपेक्षा मोदी जी की गारंटी अधिक विश्वसनीयता रखती है। उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? तो मैं ये इसमें कोई भी अनर्थक नहीं मानता हूँ, और मुझे अभी स्मरण में आया काका हाथरसी की एक कुछ लाइनें। वो कहते हैं, कूटनीति मंथन करी प्रकट हुआ यह ज्ञान, लोहे से लोहा कटे यह सिद्धांत प्रमाण, यह सिद्धांत प्रमाण लग जाए कांटा तो कांटे से ही निकालिए, कह काका कबीराय जहर से जहर मारिए। तो ये जो कूटनीति है और राजनीति है, इसमें आप पूरी तरह से साधु बन करके आपको जो विपक्ष जो कर रहा है, जिस तरह की प्रलोभन दे रहा है, उसका काट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत की जो जनता है वो बहुत तरीके के लोग हैं, तो आपको वो भी देखना है कि वो जो प्रलोभन दे रहे हैं विपक्ष पार्टी के लोग, तो उसका काट क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी उसको फ्रीवीज या जो भी आप कहते हैं वो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, मैं विपक्षी पार्टियों का जरूर कहूँ, क्योंकि कांग्रेस 70 साल से भारत की आज़ादी के बाद से शासन कर रही थी, और बहुत सारे नारे आए कि गरीब मुक्त भारत और ये मुक्त भारत, और न जाने कितने कितने 20 सूत्री कार्यक्रम चले, ये चले वो चले, और क्या हुआ, घोषणाएं उनके विपक्ष के मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय के, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि केंद्र से 100 रुपया जाता है और उसमें से 1 रुपया भी लाभार्थी के पास नहीं पहुंचता है। मोदी जी ने आने के बाद जो कुछ भी था 100 का 100 लाभार्थी के पास जनधन अकाउंट, पहली घोषणा आपको याद होगा 2014 में आने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने किया, जनधन अकाउंट खुलाए। और उसका कारण ये था कि जो कुछ भी सरकार देगी वो सीधे लाभार्थी के पास पहुंचेगा। तो जो बीच में जो बिचौलिए थे या जो पार्टियों के ही लोग थे जो खाते थे, उसका उन्होंने सारा सब तरह से सफाया किया। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब है कि जब से मोदी जी आए और तब से जो भी स्कीम्स आई, चाहे वो केंद्र सरकार की हों और चाहे वो राज्य सरकार की हों, तो उन्होंने ये प्रयास किया
कि जो लाभार्थी है उसको ही उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए मोदी की गारंटी है 100% है। और वहीं पर उनके जो भारत के ही प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम जो देते हैं वो 1 रुपया भी नहीं पहुंचता। 10 कहा था मेरे ख्याल से। नहीं, एक हाँ, उन्होंने कहा था एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। कुछ चलिए उस अंक को छोड़ देते हैं। इसलिए मोदी की गारंटी 100% गारंटी है। तो यदि गारंटी का परसेंटेज देखा जाए तो वो 1% है और मोदी 100% है, तो स्वाभाविक है जी। कालखंड बदल गया है और कालखंड के साथ साथ वर्तमान स्थितियों में जब हम इन परिणामों की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत एक आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी एक अतिरिक्त उत्साह बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दावे को लेकर। और ऐसा संभवतः बहुत दुर्लभ होता है कि 9 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले मनुष्य या नेता के प्रति इतना अधिक सकारात्मक भाव हो कि मोदी की गारंटी यूं चलती हो। लेकिन बहुत सारे विपक्ष के नेता और बहुत सारे बुद्धिजीवी शरद जी भारत में जब इस विश्लेषण की तरफ जा रहे हैं तो उनका ये कहना है कि विधानसभा के चुनाव थे, जैसे मध्य प्रदेश से बात शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वेव जो थी वो शिव प्रसाद जी की थी, मोदी जी की नहीं थी। और जो लोग मोदी की पसंद नहीं करने वाले लोग हैं उनको ये पच नहीं रहा है कि ये मोदी की गारंटी चली, तो वो अन्य संदर्भ लेकर आ रहे हैं। जिसमें अभी मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या लगता है, वहाँ पर क्या बात विशेष रूप से मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लाने में सहायक हुई? शरद जी, पहली बात तो यह है कि जो अभी पिछला टॉपिक महाराज जी बता रहे थे फ्री बीज का या समझो कि रेवड़ी का, तो मैं कहता हूं सबसे पहली बात तो रेवड़ी प्रथा ही खत्म होनी चाहिए। आप जनता को साक्षर बनाइए, उनको आप पढ़ाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा भारत के विकास के लिए। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की या कोई भी सरकारें जिन्होंने पिछले इलेक्शन में फ्री बीज की बात करके क्या उनको फुलफिल किया, या मोदी जी के जिन राज्यों के अंदर सरकार आई है उन राज्यों में पूरा नहीं किया। आज की जनता इतनी समझदार हो गई है कि वो आपके हर डिसीजन को, हर क्रियान्वयन को समझती है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मैं मानता हूं कि भाई शिवराज सिंह जी चौहान ने जो अभी लास्ट में लाडली बहना की जो स्कीम निकाली उसका इनको निश्चित रूप से फायदा हुआ, और वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर किसी बहन बेटी को अगर वो घर में है और उसकी अपनी कोई इनकम नहीं है, या किसी तरह से आप उनके हाथ में कुछ दे रहे हैं जो उनको अपना साक्षर बनने के लिए या उनके अपने हाथ खर्च के लिए कुछ दे रहे हैं, तो जैसे दूसरी पार्टियां करती है वैसे बीजेपी को करना पड़ेगा। लेकिन कहना ही खाली एनफ नहीं होता है, करना जरूरी होता है, जो मोदी जी और उनके एलाइज करके बता रहे हैं। तो कुछ शब्द जो मोदी जी के लिए प्रयोग में लाते रहे विपक्षी दल और कुछ मीडिया कर्मी, जो एक फेकू शब्द था जो कि सम्मानीय नहीं है, पर एक और कम सम्मानीय शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी ने क्रिकेट मैच के बाद जो किया था, उससे आगे निकलते हुए भ्रष्टाचार वाला जो संदर्भ है उसको लेकर भी अडानी और ये 2 जनों के लिए ये सरकार है, इस तरह का जो आरोप कांग्रेस की तरफ से विशेषकर राहुल गांधी बार बार लगाते रहे। तो ऐसा लगता है मतदाताओं ने उस चीज़ को अपने अनुभव से ये माना कि इसको मत तक ले जाते हुए सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो जो एक क्लीन इमेज जो कहते हैं मोदी जी की, बेदाग जो छवि है, वो भी कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी को और मजबूत करती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ही करती है और 100% करती है। हम सब जानते हैं, सब के पास आंखें हैं, कान हैं, बुद्धि है और सब सेंसेस सब काम करते हैं। भारत की 140 करोड़ जो जनता है वो सब जानती है और उन सबको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी के हैं या दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो किन घरानों से आए हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था पुराने जो कुछ नेता हैं अभी के, कि उनका आरंभ कैसे हुआ। छोटी झोपड़ी में रहा करते थे और आज उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। अब मैं एक बात कहूँ, मायावती जी का आप देखेंगे हमारे ज़माने में ही ऐसा कहा जाता है कि उनके पास अपना दुपट्टा खरीदने के लिए उतना सामर्थ्यवान वो नहीं थी, लेकिन आज देखिए आज उनके पास करोड़ों नहीं अरबों की इतना बड़ा भवन, इतने बड़ी बड़ी संपत्तियां, ये कहाँ से आ गई? ना इनकी कोई फैक्ट्री थी, ना इनकी कोई बैकग्राउंड ऐसी थी। तो भारत की जनता देखती है कि आप कह क्या रहे हो। और दूसरी बात, मोदी जी के संदर्भ में ये कहना, ये इस तरह का है कि जैसे आप सूरज पर थूको,
तो चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग कहें या कोई और भी कहे, तो ये बिल्कुल उस तरह के सूरज पर थूकना। अब आप समझ सकते हैं, तो राहुल गांधी मोदी जी को कुछ कह करके, इसका मतलब एक बार वो उनको कह करके अपने ऊपर ही वो सब कुछ मैं कहूँ कि अपनी जाति जना देते हैं। जाति का मतलब कि अपना, उनकी बुद्धिमत्ता पता चल जाती है कि कहाँ से सोच रहे हो आप। पता है कि जब वो, हम सारी दुनिया जानती है मोदी जी को जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए समय जो कुछ भी धन प्राप्त हुआ था, मुझे उसका पूरा आंकड़ा पता नहीं, पर कुछ लाखों में था, 21 लाख के करीब। हाँ, और वो सारा का सारा धन वो महापुरुष वहाँ की गरीब लड़कियों को शिक्षा के लिए दान करके आ जाते हैं। और वो सारी दुनिया जानती है कि उस मनुष्य के पास में एक बैग उठा करके चल, और उनकी बैकग्राउंड जो रही है, तो सारा समाज, सारी दुनिया सब प्रबुद्ध है और सब जानते हैं। और ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी अल्पज्ञता है विपक्षी पार्टियों की, जो उन्हें समझ नहीं आता। एक कहावत हमारे यहाँ है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो ये सब खिसियाने हुए लोग हैं जो खंभा नोच रहे हैं, तो उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। जी देखिए, ऐसा है कि आपकी जो बात है वो एक दृष्टि से कई लोगों को तर्क संगत लग सकती होगी, पर अगर आप चुनाव के परिणाम के साथ में मतदाताओं ने जितनी संख्या में कांग्रेस के समर्थन में अपना मत दिया है, तो वो भी बहुत कम पहले से नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो बहुत पहले से बढ़े। इस बात को लेते हुए शरद जी और शास्त्री जी, जो विपक्षी दल एक साथ आए और INDIA बनाया, और लेकिन उसमें भी ये हुआ कि जो एक इनका सहयोगी दल का सदस्य जब सनातन धर्म के नष्ट होने की बात करता है, तो कांग्रेस ने उसका प्रतिवाद मुखरित होकर नहीं किया, क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतदाता उस बात को लेकर भी कांग्रेस के प्रति एक रोष का भाव जो रखते थे, वो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से दिखाई दिया, और संभवतः राजस्थान में भी ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को अपना निर्णय लेने में इसका कुछ योगदान रहा होगा। हम अगर विपक्ष की तरफ से बात करें, तो उनका मुख्य एक तो मोदी जी और भ्रष्टाचार, दूसरा वो नफरत फैलाते हैं, वो विभाजन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से कोई विजन प्रस्तुत किया हो जिसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, वैसा कम दिखाई दिया। शरद जी, आपको क्या लगता है, ये जो इस तरह से विपरीत विचारधाराओं वाले दलों का एक साथ आना है, एकजुट होना है, वो विपक्ष को सशक्त बनाने की जगह कहीं कमजोर तो नहीं बना रहा है? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से कमजोर ही बना रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक 22 के 22 व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। घर का मुखिया जब एक होगा तो घर के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर अच्छी मानवता बनी रहेगी, अच्छे काम होंगे। हर आदमी को यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उनकी यूनिटी कैसे होगी, उनका इंडी गठबंधन कैसे होगा। और जहां तक हमारे आदरणीय राहुल जी का सवाल है, उन्होंने पनौती शब्द या जो कुछ भी उन्होंने शब्द यूज किए जो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए वाजिब नहीं है, उसका रिजल्ट उन्होंने देख लिया है कि अब कांग्रेस के लिए पनौती कौन है और देश के लिए पनौती कौन है। तो विपक्ष तो कभी एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक विचारधारा एक नहीं होगी आप एक कैसे होगे। और अगर विचारधारा एक होती तो अलग अलग स्थितियों में ये लोग होते ही क्यों शुरू से। तो यही बात लेते हुए जो राष्ट्रीयता की भावना पर प्रधानमंत्री जी का जोर रहता है, बल्कि वो विदेश में भी जाते हैं तो लोग उनको प्रसन्न करने के लिए जैसे कहीं ना कहीं भाव रहता हो, या उनसे प्रेरित होकर भारत माता की जय, जैसा कि पहले नहीं, चाहे दुबई भी पहुंचेंगे तो भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत होता है। आप ये बताइए कि जो आने वाले चुनावों की दृष्टि से और भारत की प्रगति की दृष्टि से ये जो राष्ट्रीयता और एक राष्ट्र के साथ एक आत्मसम्मान का भाव, आत्मगौरव का भाव पहले से बढ़ा दिखाई देता है, और भारत की जो इकोनॉमी है वो भी $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो ये सब देखते हुए मोदी की गारंटी आपको क्या लगता है 2024 तक क्या असर दिखा सकती है? जो 2014 में था उससे बहुत अच्छा हुआ 2019 में, जो 2019 में था उससे बहुत अच्छा होगा 2024 में, और जो 2024 में होगा उससे बहुत और बहुत बढ़िया होगा
29 में, ये पक्की बात है। और मोदी जी का होना मतलब यह है कि एकदम सकारात्मक और भारत की उन्नति। भारत सिरमौर था कभी और भारत सिरमौर रहेगा। भारत का और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा व्यक्तित्व उदीयमान भारत में होते हुए देखा। और भारत में अभी हम लोग यहाँ अमेरिका में रहते हैं और हमने अमेरिका में भी देखा 2014 से पूर्व भारतीयों की या भारत की स्थिति क्या थी और अब हमने देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित ही 100% रूप से भारत दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला रहा है और आगे वो और मार्गदर्शन करेगा। हर एक क्षेत्र में भारत अग्रणी हो रहा है और अग्रणी होता रहेगा मोदी जी की अध्यक्षता में। तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत उत्तम हो रहा है और बहुत उत्तम होगा। ये सकारात्मक विचारधारा हम सबको रखनी चाहिए और हमने इसके परिणाम भी देखे हैं। जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपने गुजरात के बारे में रिसर्च किए होंगे, देखा होगा कि गुजरात को कहाँ से कहाँ वो ले गए। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत के प्रधानमंत्री होते समय इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हमने अपने जीवन में घटित होते देखी हैं, उसका एक मूल जो प्रत्यक्ष प्रमाण है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो मंदिर स्थापन होने जा रहा है, रामलला विराजमान होंगे जनवरी में। ये आपने कल्पना की थी कभी? कांग्रेस जो अभी बातें करती है या अभी जो भी है, तो इतने साल सरकार में रही, ये सारे के सारे झंझट खड़े किए ही इन लोगों के थे। तो ये कश्मीर वाली समस्या का समाधान हो जाना और राम जी के मंदिर की स्थापना हो जाना, ये इतनी बड़ी, ये तो मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हम सोचते थे ऐसी कैसे 500 वर्ष, तो ये कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। ये तो मैं क्या अवतारी, देखिए मुझे आप जो कहें, जनता जो कहे, मैं कहूँगा कि ये अवतारी पुरुष हैं और ये हमारा सौभाग्य है। तो इसलिए भारत को ये बहुत आगे ले गए हैं और भारत अभी तो आप कल्पना नहीं कर सकते कहाँ पहुँचने वाला है। बहुत सारा धन्यवाद आपका करते हुए। और जैसे आप अवतारी पुरुष कह रहे हैं, कई लोग उस प्रकार का भाव उनके प्रति लगते हैं, तो कई लोग ऐसा भी रखते हैं जो आपसे बिल्कुल विपरीत होता है। और उस भाव को रखते हुए अगर मैं फिर से याद करूं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ये कहना कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी थी, तो उसका भी लगता है कि कोई विशेष असर मतदाताओं तक पहुंच नहीं पाया। हालांकि पहले कर्नाटक के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि उसको उन्होंने, कांग्रेस ने अपने पक्ष में कंसोलिडेट किया है, जो उनका घोषित उद्देश्य नहीं था जब उन्होंने यात्रा की थी। पर बाद में जब चुनाव हुए थे और उसको तो मोटा मोटी जो राम मंदिर वाला संदर्भ है उसको, और जो कांग्रेस का अपना नैरेटिव बना ही रहा है कि ये विभाजन की राजनीति करते हैं, और उसके पक्ष में वो ये कहेंगे कि वे जो सेक्युलरिज्म है उसको वो उस तरह से पालन नहीं कर रहे हैं। ये वाले आरोप और जो राम मंदिर बनने के साथ का एक कहीं ना कहीं एक सकारात्मक भाव जागृत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का भी रहेगा ही रहेगा। उन दोनों को लेकर आप क्या देखते हैं? जो सेक्युलरिज्म का एक स्वरूप भारत में अब तक चलाया है उसको इन्होंने उस तरह से नहीं पालन करते हुए एक नई टेम्पलेट जैसी मोदी जी ने जो बनाई है, शरद जी क्या लगता है आने वाले समय में उसका असर? यकीनन होगा। सबसे पहले तो मैं महाराज जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भारत के ऋषियों जैसे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने पहले डिक्लेयर किया था कि मोदी जी जीतेंगे, और अभी महाराज जी ने 2029 तक की गारंटी दे दी है। तो अब कम से कम ये मैं कह सकता हूं कि हमारे जीते जी भारत एक सुरक्षित हाथों में रहेगा, मोदी जी के हाथों में रहेगा, और निश्चित रूप से हमारी प्रोग्रेस होगी, देश की प्रोग्रेस होगी। तो ये बात को लेते हुए जो भारत की सुरक्षा के बारे में जो पहले जब चुनाव के दौरान उन्होंने 56 इंच की छाती कहा था, फिर बाद में ऐसा लगता है कि पिछले समय में भारत में जो आतंकवाद की घटनाएं उनमें कमी निश्चित रूप से आई है, और जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके बीच आपसी तालमेल भी पहले से बढ़ा है। तो ये सारी बातें भी जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे
तो लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इनका असर होने वाला है ही है। पर सिर्फ मोदी जी नहीं, उनका जो संवाद करने का ढंग है, उनका जो प्रेरित करने का ढंग है, और जब इतनी बड़ी जीत होती है तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल ऊंचा रहा होता है, तब उन्होंने काम किया होता है। जी, तो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, जो स्वयं एक व्यक्ति रूप में वो कर पा रहे हैं, करते हैं, वो अपने स्थान पर है, पर उनके द्वारा प्रेरित होकर और उनके द्वारा स्पष्ट नीतियां लेकर, चाहे भारत के विदेश मंत्री हों या भारत में जो संरचना है, सड़क और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से काम हुए हैं, वो भी आने वाले चुनावों में अपना कुछ प्रभाव डालते दिखते हैं आपको? मैं एक महाभारत का संस्मरण आपको सुनाऊंगा। द्रोणाचार्य जी ने प्रतिज्ञा कहा दुर्योधन को कि कल कुछ इस तरह का युद्ध करो कि अर्जुन को तुम दूर ले जाओ युद्ध से, और मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूं। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर। यदि राजा बंदी बना लिया जाएगा तो अपने आप ही फिर वो हार जाएंगे युद्ध, और तुम युद्ध जीत जाओगे, और फिर बस ये युद्ध समाप्त। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, यदि राजा ठीक है, राजा मजबूत है, राजा की विचारधारा अच्छी है, तो सारी सेना, सारी प्रजा, सारे मंत्री संतरी, पैदल, घुड़सवार, महारथी, रथी सब बढ़िया है। और यदि राजा ही कमजोर है, अब जैसे देखिए महाभारत में जो राजा था धृतराष्ट्र थे, और उसके बाद वैसे तो दुर्योधन ही था उस तरफ से मुख्य जी। उनकी सेना में बाकी के सब लोग बड़े बड़े महान योद्धा थे। अर्जुन के गुरुदेव वहां हैं, पितामह भीष्म उधर हैं, महारथी कर्ण वहां है, कौन सा बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन राजा दुराचारी है, राजा दुष्ट है, राजा अधर्मी है, राजा अन्यायी है, राजा अत्याचारी है। तो राजा के अत्याचारी, अधर्मी और दुष्ट प्रकृति का होने के कारण सारे महारथी भी युद्ध को हार गए। इसी तरह यहाँ का जो राजा था, जी यहाँ भगवान कृष्ण से समय की सीमा है जी। हाँ, इसीलिए यहाँ पर मोदी जी राजा हैं, और यदि वो राजा ठीक है तो सारे लोगों में वो एनर्जी है। ये प्रजातांत्रिक है और प्रधान सेवक है, ऐसा स्वयं भी वो कहते हैं। और हाँ, राजा तो वही मैंने कहा, जिस दृष्टि से राजा शब्द का प्रयोग हुआ है उसको मैं जस्ट पुनः प्रजातांत्रिक संदर्भ में लाते हुए समापन का 1 मिनट हमारे पास रह गया है। शरद जी, मोदी जी को यदि आप हॉटलाइन पर अभी बात कर पाएं तो ये 3 चुनाव परिणामों के बाद में क्या आपका उनको कहने का मन होगा जो कि 30 सेकंड में समा सके? जनता देश के सारे काम को देख रही है, मोदी जी के कामों को देख रही है। जुमलों के ऊपर अब जनता विश्वास नहीं रखती। ये इस बात का परिणाम है कि 3 राज्यों में बम्पर सारे एग्जिट पोल से बढ़िया जीत मिली है, और 2024 में 400 ऊपर की गारंटी जनता दे रही है, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो शास्त्री जी, आपका बहुत सारा आभार है, और ये इतना विस्तृत विषय है कि इसमें बहुत सारे आयाम हैं, उन सब पर हम न तो चर्चा कर पाते हैं और न कर पाए हैं, पर फिर भी एक संकेत मात्र है कि जिस तरह का भाव जगत अभी विकसित हुआ है 3 राज्यों में, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सफलता से, और अन्य राज्यों में जहाँ मैं ये क्विकली जोड़ना चाहूँगा कि जिन्होंने सनातन धर्म के प्रति ऐसे वचन कहे थे जो आपत्तिजनक हैं, तो उनका दल भी कुछ न कुछ उसका प्रभाव लेता हुआ दिखाई दिया है वहाँ पर। आने वाले समय में सबका साथ, सबका विकास और जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है वो पूरे विश्व में शांति लाने की दिशा में सहायक हो। पुनः शास्त्री जी का धन्यवाद, शरद जी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें, और देखते हैं मोदी जी की गारंटी हमें कहाँ तक लेकर, किस रूप में लेकर जाती है। अगले साल मई में वापस करेंगे मोदी जी की जीत के साथ में। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते।